लाइव में जितने भी बच्चे एक बार रिप्लाई करें, आइदर द ऑडियो वीडियो क्लियर। लाइव स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई आइदर द ऑडियो वीडियो क्लियर। लाइव में जितने भी बच्चे एक बार रिप्लाई करें, आइदर द ऑडियो वीडियो क्लियर। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है, प्लीज कीप क्वाइट। जो बच्चे बातें कर रहे हैं प्लीज बात नहीं करें, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। मतलब इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद कितने तरीके की कंपनीज हो सकती हैं। कभी भी जब भी कभी हम कंपनीज की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बिजनेस करने के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और फॉर्म्स में इट में भी सोल प्रोप्राइटरशिप, इट में भी पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप भी होती है, पार्टनरशिप भी होती है, आपकी कंपनी भी होती है और कंपनी में भी कई अलग तरीके की कंपनी होती है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, जब हमें बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं करना होता तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास जितने पैसे उसी से बिजनेस कर सकते हैं। जब हम बिजनेस का थोड़ा सा लेवल बड़ा करते हैं तो हम पार्टनरशिप में चले जाते हैं। और बिजनेस करने में सबसे बड़ी दिक्कत बस यही है कि चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया क्या गया, अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए, लेकिन हर चीज के कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी होते हैं। मींस प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब मन करा शटर ओपन कर दिया, जब मन करा शटर नीचे कर दिया। कंपनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी का बर्थ भी लॉ से होता है तो कंपनी की डेथ भी लॉ से होती है। फॉर्मेलिटीज एंड फॉर्मेलिटीज। सो कंपनी का बेस्ट पॉइंट क्या है, बेस्ट पार्ट क्या है कि उसमें जो एसेट्स हैं कंपनी की और जो हमारी एसेट्स हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इन केस ऑफ लॉस वो हमारी एसेट से रिकवरी नहीं होगी। ये कंपनी का एक बेस्ट पार्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। प्लस कंपनी में एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे और बच्चों के बच्चे भी करेंगे। इट मींस दैट बिजनेस इज नॉट डिपेंड अपॉन सिंगल जनरेशन। बच्चों के बच्चे और बच्चों के भी बच्चे उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। जरूरी नहीं है कि जनरेशन उस बिजनेस को कैरी ऑन करे, जनरेशन टू जनरेशन कैरी कर सकते हैं। इंडिया के अंदर टॉप 3 कोर्सेज होते हैं CA, CS, CMA। एंड अगर हर एक कोर्स की अपनी एक्सपर्टाइजेशन है। CA की आप जानते हो टैक्सेशन है, ऑडिट है, अकाउंट्स, उन्होंने तो कई सारी चीज में एक्सपर्टाइजेशन लिया है। और अगर बात लॉ की करें तो वो उसमें भी पीछे नहीं हटते, वो बोलते हैं हमें इसमें भी बहुत अच्छी नॉलेज है। तो सारी बात कॉन्फिडेंस की है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम टैक्स के एक्सपर्ट हैं, हम ये नहीं कह रहे हम ऑडिट के एक्सपर्ट हैं, हम ये नहीं कह रहे हम अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं, हम लॉ के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है। जब लॉ के एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल एडवाइस की बात करती है तो कंपनी सेक्रेटरी का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज CS। यहां पे आपको पढ़ाने का तरीका, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी स्टडी एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। एंड स्पेशली इस पेपर में, तो पेपर का नाम है कंपनी लॉ और सेकेंड ग्रुप का सिक्योरिटीज लॉज। ये 2 पेपर आपके एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जाते हैं और इंडिया में 100 मार्क्स में सिर्फ आपको ही पढ़ाए जाते हैं और किसी प्रोफेशन में नहीं पढ़ाए जाते। जब हम यहाँ पे टाइप ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ, जिस कंपनी में जितना ज्यादा पब्लिक का पैसा होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा पब्लिक का पैसा उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, और जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, उतना ज्यादा विश्वास। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में जो पैसा दिया जाता है वो किसी और को दे रहे हैं और पैसा किसी और का है। शेयर होल्डर्स शेयर ले रहे हैं और अपना पैसा कंपनी को दे रहे हैं और कंपनी उस पैसे से बिजनेस कर रही है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, कंपनी के अंदर जितना ज्यादा फंड आउटसाइडर्स का होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी किससे आती है, कौन बताएगा? ट्रांसपेरेंसी किससे मेंटेन होती है? खुद से तो आदमी कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। ट्रांसपेरेंसी आती है कानून से, ट्रांसपेरेंसी आती है कंप्लायंसेस से, ट्रांसपेरेंसी आती है प्रोविजन से, ट्रांसपेरेंसी आती है जिम्मेदारी से।
इसीलिए यहां से एक बात समझ में आ गई कि जितनी बड़ी कंपनी होगी, या हम कह सकते हैं बड़ी मींस व्हाट, जिसमें जितना ज्यादा पब्लिक का फंड होगा वहां पे कंप्लायंसेस ज्यादा होंगे, वहां लॉ की फॉर्मेलिटी ज्यादा होगी, वहां लॉ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वहां ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आज आपको कंपनी का बेस क्लियर करूंगी कि कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जिस लेवल पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो इस लेवल पे रटा नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है, और बहुत सिंपल है, समझो और अपनी भाषा में लिखो, दैट्स वेरी सिंपल। अब हमारे सामने मुद्दा ये उठता है कि इंडिया के अंदर अगर हम 2013 से पहले की बात करें तो कॉन्सेप्ट था कंपनीज एक्ट 1956, और वहां दो तरीके की कंपनी थी, प्राइवेट और पब्लिक, और दोनों के केस में ही दो से ज्यादा लोगों की जरूरत थी। प्राइवेट कंपनी चलानी है 2% चाहिए, पब्लिक कंपनी चलानी है 7% चाहिए, ठीक है। अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बिजनेस कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो बिजनेस कर सकता है, वो उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। कि क्यों पॉसिबिलिटी थी? क्योंकि उसे दो लोगों की रिक्वायरमेंट थी। अब वो जिसको भी साथ में शामिल करता था वो उस चीज का फायदा उठाता था, तो वो बेटर था, वो सोचता था यार कंपनी से अच्छा तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर लेता हूं क्योंकि फुल कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहेगा। अब यहां पे ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जो 2013 से पहले नहीं था, दैट इज द 1% कंपनी। क्या बोला मैंने? 1% कंपनी। अगर हम 1% कंपनी की बात करें तो ये जो 1% कंपनी इंडिया के अंदर लॉन्च हुई या इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, इसका लॉजिक क्या था? पहले हम कंपनी की बनाने से पहले ये सोचते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी में क्यों कन्वर्ट करेगा, और फिर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अगर सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? लिमिटेड, यस और नो, रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जब एक बिजनेसमैन रजिस्टर्ड होगा, जब एक बिजनेसमैन कंपनी के फॉर्म में काम करेगा तो हमेशा एक ही लेवल पे तो नहीं करेगा, भविष्य में कभी ना कभी तो उसका लेवल बढ़ेगा। अरे आप कुछ इस तरीके से समझिए, घर में छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को बड़ा होता है ना वो कभी ना कभी, घर वालों के लिए कुछ तो काम आता है। इसी तरीके से वो सोचते हैं, जब छोटा बच्चा रहता है तो सरकार की छोटी कंपनियां ओपीसी, और ओपीसी से क्या बोला जाता है कि भैया तू खा पी और बड़ी हो जा, बस खा पी बड़ी हो जा। छोटे बच्चे को कभी ये बोला जाता है बेटा जाओ और जाके 1 लाख रुपए कमा के लाओ 3 साल के बच्चे से? नहीं, उसे क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, पैम्पर्ड किया जाता है, उसकी हेल्प की जाती है, उसके लिए सारी सुविधा उपलब्ध होती हैं। इसी तरीके से ओपीसी को भी गवर्नमेंट ने कहा, वैसे तो टोटल 470 सेक्शन है, 470 सेक्शंस आर देयर, एंड अगर ये सारे सेक्शन एक ओपीसी पे लागू कर दिए जाएंगे तो वो तो सेक्शंस में ही रह जाएगी, वो तो बड़ी छोटी सी बिजनेस है अभी, यस और नो, वो तो शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएगी? खत्म। वो बिजनेस कम करेगी, काम कम करेगी, लॉ की फॉर्मेलिटीज ज्यादा होंगी। तो यहां पे आउट ऑफ 470 सेक्शन, टोटल 470 सेक्शंस हैं, हमारे यहां पे कंपनी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सारे के सारे सेक्शंस की, सॉरी सारे के सारे सेक्शंस की नहीं, कुछ सेक्शंस की या फिर कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को छूट दे सकती है, एग्जेम्पशन दे सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पे पावर दी गई, आप चाहो तो नोटिफिकेशन से कुछ क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी को सम ऑफ द सेक्शंस की क्या दी जा सकती है? एग्जेम्पशंस, प्रिविलेजेस दी जा सकती हैं, लेकिन वो देगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे देगी? नोटिफिकेशन से, कि ये सारे सेक्शंस जो हैं इन सब क्लासेस ऑफ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? तो इट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उन्हें देखना है ना बिजनेस कैसे चलाना है। इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट द कंपनीज एक्ट 1956, 620 सेक्शंस आर देयर एंड देयर आर ह्यूज फॉर्मेलिटीज। यहां पे कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शंस है, वहां 620 सेक्शंस थे। मोर देन 300 सेक्शंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि बार बार आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कंपनीज को चला सकते हैं। सेल्फ रेगुलेटरी पे ज्यादा ध्यान दिया इंस्टीड ऑफ अप्रूवल्स पे। पहले हर चीज के लिए आपको अप्रूवल लेनी थी, अब आपको इंटरनल अप्रूवल लेनी है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है, और अप्रूवल लेने के बाद अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। तो यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हम जा रहे हैं। जब हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करते हैं तो मैंने इसका एक नाम आपके सामने रखा, दैट इज द 1% कंपनी।
लेकिन 1% कंपनी को थोड़ी सी बाद में चलेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा और चलते हैं। ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये मैंने पहले से ही आपको पढ़ा रखा है, अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ता आ रहा है। मैंने कहा था बिजनेस करने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है जहां पे आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिलता है, लॉ की ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है, और दूसरा रास्ता क्या है कि आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म, और यहां पे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में क्या आ जाती है, कंपनीज। अब इनकॉर्पोरेटेड के भी दो रास्ते हैं, एक तो है कंपनीज एक्ट 2013, मतलब आप क्या कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनी को रजिस्टर करके बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता क्या है, आप एक सेपरेट एक्ट पास करा सकते हैं, किससे, पार्लियामेंट से। सेपरेट एक्ट जब हम पार्लियामेंट से पास कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं जरा बताना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की हमारी क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं। तो यहां पे जो ये स्टैट्यूटरी कंपनीज है, ये स्टैट्यूटरी कंपनीज का मतलब है ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हुई, इनका एक सेपरेट एक्ट पास हुआ है, कहां से, पार्लियामेंट से। दो बातें, कंपनी फॉर्मेट में भी दो तरीके से काम हो सकता है, एक तो सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट और दूसरा कंपनीज एक्ट 2013। जो सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट से पास होता है उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और एक हमारा कंपनीज एक्ट होता है। अब इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कौन कौन सी कंपनीज है वो भी जरा समझते हैं। तो अगर हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की कंपनीज की बात करें तो उसमें आपकी आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएआई, सीएमबी इंस्टीट्यूट, एलआईसी, ऐसे कई सारे इंडिया के अंदर कंपनीज हैं जिनके क्या है, सेपरेट एक्ट पास है, वो उनको क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्लियर, ये ऑल क्लियर। अब हम बात करते हैं मैम फिर रजिस्टर्ड कंपनीज क्या होती है, तो जरा रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सीएस बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, और आपको बुक में से बिल्कुल भी रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है मैम हम कहां से करें। ज्यादातर बच्चे सिर्फ इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि उनके पास वोकैबुलरी नहीं होती है। मैं बस एक चीज बोल रही हूं, कॉन्सेप्ट समझो, वोकैबुलरी बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट समझो, वोकैबुलरी बढ़ाओ, लिखना सीखो, और कुछ नहीं करना। अगर आप सोचो बुक से आप रट लोगे, नॉट पॉसिबल, रटा नहीं जा सकता, इतना सिलेबस कभी नहीं रट सकते। आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बुक से रीड कर सकते हैं, और बुक से रीड करने के बाद रिवाइज करना है, और रिवाइज करके अपने आप लिखना है, बस यही काम करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में अगर आप लिखना चाहो तो किस तरीके से लिखोगे, देखो जो बच्चे पास होते हैं और जो फेल होते हैं उनमें बस थोड़ा सा अंतर होता है। जो बच्चे पास होते हैं उनके पास जो लिखा हुआ है उसका ये भी पता है ये क्या है, और उसके बैक भी पता है क्यों है, वो सारा लिख के आ जाता है क्योंकि उसके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो जाती है और उसका पेज ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो उसे लगता है इसके पास नॉलेज अच्छी है तो उसको अच्छा मार्क देता है। जो बच्चा बस सिलेक्टेड पढ़ते हैं उसके पास कम नॉलेज होती है और वो बस उतना ही लिखता है, वो भी रटा हुआ, आधा लिखता है आधा भूल जाता है, तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपको दिल खोल के लिखना है, मतलब बस कॉन्सेप्ट को समझना है और अपनी भाषा में राइट डाउन करना है। अब ये बताइए अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, तो आप कहां से शुरू करोगे इसका आंसर लिखना। आप लिखोगे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब है जो सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट से बनती है, यही लिखोगे, जबकि ये नहीं लिखना। आपको ये नहीं लिखना कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस वो होती है जो सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ और बस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बन गई, ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, आपको उसमें लिखना है कि बिजनेस करने के there are two ways in an incorporated firm. One is the Companies Act 2013 and second one is a separate act passed by parliament. उसके बाद अगली बात क्या लिखनी है अपने भाषा में कि ये क्यों पास की जाती है। जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है जो हमारी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से एक सेपरेट एक्ट दे दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब लिखना शुरू करना है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में, डायरेक्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में नहीं लिखना। जब आप ऐसे लिखोगे ना, इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, दूसरा आपके पास वोकैबुलरी हो जाएगी, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट। तो खाली कॉन्सेप्ट नहीं लिखना, कॉन्सेप्ट से पहले भी लिखना है, कॉन्सेप्ट के बाद भी लिखना है। फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में लिखेंगे, फिर एग्जांपल दे दो, आईसीएआई, आईसीएसआई, एलआईसी, यूटीआई, जितने भी नाम याद रहे, कम से कम 3 इंस्टीट्यूट के नाम तो याद रह ही सकते हैं, आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई।
LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया के अंदर LIC इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनका भी सेपरेट एक्ट पास किया था, क्योंकि वो भी एट लार्ज एक्सटेंट पब्लिक के फायदे के लिए काम कर रही है, तो उनको भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब एक और बात सुनो, अब इसमें क्या बात ऐड कर सकते हो वो भी जरा समझो, कि अगर आपका सेपरेट एक्ट पास है, अगली बात सुनना ध्यान से, जो सेपरेट एक्ट पास है तो आपको कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी उसमें ऐड कर दो। तो अब उसे जो कॉपी चेक करेगा उसे ऐसा लगेगा इसे कंप्लीट नॉलेज और ये अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है। क्लियर? अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज पहले एक बार रीड करके दिखा देती हूं क्या लिखा है। अ कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड बाय मींस ऑफ अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, सच कंपनीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज। दीज कंपनी, अब सुनना ध्यान से, दीज कंपनी आर जनरली फॉर्म्ड टू कैरी आउट सम स्पेशल पब्लिक अंडरटेकिंग्स. It may be railway, it may be waterway, it may be electricity generation, it may be ICI Institute, it may be LIC, it may be UTI. Clear? You all clear? May I proceed for next topic? अब आगे बात करते हैं कि भैया रजिस्टर्ड कंपनीज क्या होती है। तो हमारे सामने एक बात उठती है कि जब रजिस्टर्ड कंपनी की बात चल रही है, इसका मतलब अनरजिस्टर्ड भी होती है। यस और नो? जब ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड कंपनी है, उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या बात सामने आई कि इसका मतलब अनरजिस्टर्ड कंपनीज है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन, कोई भी बच्चा क्लास में रिप्लाई करना, क्या अनरजिस्टर्ड कंपनीज भी कंपनी एक्ट के तहत रेगुलेट होती है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अनरजिस्टर्ड कंपनीज होती क्या है, लेकिन क्या अनरजिस्टर्ड कंपनीज भी कंपनी एक्ट के तहत रेगुलेट हो सकती हैं? हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? कौन बताएगा क्लास के अंदर? अनरजिस्टर्ड कंपनीज के लिए कंपनी एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन है या नहीं है? है। कहां पर है? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अनरजिस्टर्ड कंपनीज के लिए भी कंपनी एक्ट के अंदर प्रोविजंस बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? मैं दिखा देती हूं आपको। अनरजिस्टर्ड कंपनी को भी कंपनी एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है। ये देखिए आपको शायद नजर आ रहा होगा, वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज, दिस टॉपिक, वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज नजर आ रहा है। वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज, सेक्शन नंबर 375, 376, 377 और 378। ये कंपनी एक्ट की महिमा है कि हम पहली क्लास में भी आखिरी सेक्शंस पे जा सकते हैं। ये कंपनी एक्ट है क्योंकि इसमें सेक्शंस की आपस में क्या है? कनेक्टिविटी है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहली क्लास है तो दूसरी क्लास है तो पहला दूसरा ही सेक्शन पढ़ेंगे। हो सकता है हम अंतिम सेक्शन पढ़े, हो सकता है मैं आपको सेक्शन 455 भी पढ़ा दूं। समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सेक्शन कौन सा? 455, जिसके अंदर क्या है? डोरमेंट कंपनी। जब हम कंपनी की बात करेंगे तो हर तरीके की कंपनी की बात करेंगे, तो जो डोरमेंट कंपनी है वो कौन से सेक्शन में है? 455, आखिरी में है। टोटल 470 सेक्शन है, तो वो भी हो सकता है हम पहली या दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ ले। तो यहाँ पे हमें लिंकिंग करनी होती है। तो अभी जब हम अनरजिस्टर्ड कंपनी की बात कर रहे हैं तो पहले रजिस्टर्ड पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? अनरजिस्टर्ड। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, आपसे इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकता है, आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जीक्यूटिव, आपको पता है एग्जीक्यूटिव के बाद भी जॉब लगती है, एग्जीक्यूटिव के बाद कई बार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट जॉब जिसे बोलते हैं, उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है, वहां इंटरव्यू हो सकता है, या कहीं भी काम करो, जब आपका बेसिक बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, चाहे कोई भी बुला ले, कहीं भी बुला ले। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या अनरजिस्टर्ड कंपनीज जो होती हैं उनका कंपनीज एक्ट से कोई लेना देना है भी या नहीं भी? आंसर इज है भैया। अगर उनकी वाइंडिंग अप करनी है तो उसके लिए सेक्शन दिए हुए हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारी जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो भी क्या की जाती है? यहां से रेगुलेट की जाती है। उनका वाइंडिंग अप का प्रोसीजर इन्होंने दिया है। अगर नॉर्मल कंपनी की वाइंडिंग अप की बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे दिया है। और अगर वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज की बात करें, वो आपको पूरे के पूरे 3-4 सेक्शंस इन्होंने अलग से बनाए और इसी में स्पेशल प्रिविलेज दी। अब मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाती हूं और आप समझने की कोशिश करना। इंडिया के अंदर एक कोड आया IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। वैसे तो हम एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो कोड की बात करी। जब भी कभी कोड की बात करते हैं तो कोड का मतलब होता है 3-4 कानून जो वाइंडिंग अप से कनेक्टेड है उनको एक जगह कोडिफाई कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया।
तो वैसे तो कंपनी एक्ट तो था ही था, लेकिन जब ये कानून बनाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, तो उसमें कंपनीज का भी, अनरजिस्टर्ड कंपनीज का भी, इंडिविजुअल का भी और आपकी एलएलपी का भी, सबका एक सॉल्यूशन दे दिया। और वो आया था बच्चों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से। किसकी वजह से? ईज ऑफ डूइंग की स्पेशल एक कानून बना दिया जिससे इंसॉल्वेंसी कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो अब हमें यहां पे ये तो समझ में आ गया कि हमारा कोई ना कोई कनेक्शन तो इनसे है, लेकिन अब हम समझते हैं। अब देखो सुनो, अगर बाय चांस अनरजिस्टर्ड कंपनीज के बारे में लिखना है तो सिर्फ अनरजिस्टर्ड के बारे में नहीं लिखना, उसकी कनेक्टिविटी कंपनीज एक्ट के साथ बनानी है। ये बस अंतर है फेल और पास होने वाले बच्चों में। क्या बताया मैंने कि जब अनरजिस्टर्ड कंपनी के बारे में हम लिखेंगे तो खाली अनरजिस्टर्ड के बारे में नहीं लिखेंगे, उसके एक आगे पार्ट जाके लिखेंगे कि इसकी वाइंडिंग अप किससे की जाती है। जैसे ही आप ये लाइन मेंशन करोगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। बस मुझे यही सिखाना है, क्योंकि मैं आपको हाथ पकड़ के लिखना नहीं सिखा सकती, मैं आपके माइंड में सेट कर सकती हूँ चीजें। और कोई जरूरत नहीं है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज को टफ बनाने की, आपको एग्जामिनर को पॉइंट समझाना है। बस ये समझ के चलो, जैसे मैं आपको समझा रही हूं आपको एग्जामिनर को समझाना है। मैं हर तरीके से चीजों को कोरिलेट करती हूं, आपको भी हर तरीके से कोरिलेट सीखना है। जिस दिन तुम रिलेट करना सीख गए टॉपिक को, उस दिन तुम्हारी वोकैबुलरी बड़ी हो जाएगी। वोकैबुलरी छोटी कब रहती है? जब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कम होते हैं। जब हमारे कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे तो वोकैबुलरी ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। क्लियर होगी बात? अब देखो, अब जब हम रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करेंगे तो इन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या पुराने एक्ट में, उनको हम क्या बोल रहे हैं? जो कंपनी या तो इस एक्ट के तहत रजिस्टर हो रही है, पुराने एक्ट के तहत रजिस्टर हो रही है, उनको क्या बोल रहे हैं? रजिस्टर्ड कंपनीज। सच कंपनीज कम इनटू एग्जिस्टेंस, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, और उनको क्या ग्रांट कर दिया जाता है? सीओआई। सीओआई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किससे मिलता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है। अनरजिस्टर्ड कंपनी का मतलब है जो कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के तहत नहीं किया गया, तो वो क्या हो गई? अनरजिस्टर्ड। इंक्लूड्स क्या है? इट में बी पार्टनरशिप फर्म, इट में बी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रेलवे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी अदर इंडियन लॉ और रजिस्टर्ड एनी प्रीवियस लॉ। अब यहां पे इन्होंने क्या किया कि जब कंपनी एक्ट की ड्राफ्टिंग करी कि देखो, अगर पार्टनरशिप को चलाने की बात है, कौन से एक्ट से चलती है? पार्टनरशिप एक्ट। सोसाइटीज को रन करने की बात है, किससे रन होती है? सोसाइटीज एक्ट। लेकिन वाइंडिंग अप की प्रोविजन कहां पे दिए? कंपनीज एक्ट। ये नॉलेज की बात है, यही एक पॉइंट है जो हमें रिलेट करना है, जो हमें ऊपर जाना है, पास होने की तरफ जाना है। गॉट द पॉइंट? क्योंकि पार्टनरशिप इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सोसाइटी इज टू बी रेगुलेटेड बाय सोसाइटीज एक्ट। ओके, बट अगर हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की बात करें, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर रन बाय द स्पेशल एक्ट बट दे आर वाइंड अप एज पर कंपनीज एक्ट। ऐसा क्यों किया गया? सोच के बताइए, है ऐसा, पर ऐसा क्यों किया गया? यूनिफॉर्मिटी के लिए, काम आसान करने के लिए, कि अगर वाइंडिंग अप करनी है तो रेफर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। किसी की भी वाइंडिंग अप करनी है, रेफर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर एक चैप्टर बना दिया जो मैंने अभी दिखाया था, वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज, और उसके तहत इन्होंने क्या कर दी? वाइंडिंग अप। क्लियर या ऑल क्लियर? अब आगे चलते हैं। इट मींस टाइप्स ऑफ कंपनीज में आपको कितनी नजर आई? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। कौन कौन सी कंपनीज है जरा बताना? स्टैट्यूटरी कंपनी, क्लियर है? रजिस्टर्ड कंपनीज, अनरजिस्टर्ड कंपनीज। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे इंडिया की बात कर लेते हैं, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इन इंडिया द टू कॉमन टाइप ऑफ कंपनी विच में बी रजिस्टर्ड आर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। जैसे कि एक इंसान का जन्म होता है, या तो वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है, इसी तरीके से कंपनी का जन्म होगा, या तो वो प्राइवेट है या फिर वो पब्लिक है। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट अबाउट द ओपीसी? ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी बट हैविंग सम यूनिक एंड स्पेशल फीचर्स। ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसके पास क्या है? कुछ यूनिक और स्पेशल फीचर्स हैं। अब मैं आपके साथ कुछ कॉमन सेक्शंस की बात करूंगी जो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। कौन कौन से सेक्शन है मैं बताती हूं। कोई और बच्चा बता सकते हैं कौन कौन से सेक्शन है? तो मेरे साथ साथ चलना, मेरे साथ साथ चलना। कुछ ऐसे सेक्शन जो कॉमन सेक्शन और हमें याद भी होने चाहिए, कॉमन सेक्शंस हैं और हमें बहुत अच्छी तरीके से वो याद होने चाहिए। कौन से सेक्शन कंपनी कॉर्पोरेशन के टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है?
देखिए बच्चों ध्यान दीजिए प्लीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के टाइम पे कॉमन सेक्शंस बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कभी भी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो मिनिमम मेंबर्स चाहिए। क्या बोला मैंने? मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कभी कंपनी हम बनाएंगे तो कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब भी कभी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे हम तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब यहां पे इसके सेक्शंस भी साथ साथ रिलेट करेंगे। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी के मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, दैट इज द एमओए एंड एओए। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का एक प्रोसीजर होता है जो हमें पता होना चाहिए। अब हम इनके कॉमन सेक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लिख लिया इतनी बात। अब बताइए, जब भी कभी हम मिनिमम मेंबर्स की बात करेंगे और आपसे मैं कहीं पर भी कंपनी एक्ट के अंदर मिनिमम मेंबर की बात करूं तो अ कॉमन सेक्शन इज सेक्शन नंबर 3। इसके अलावा बेटा एक सेक्शन नंबर 2 है। सेक्शन 2 को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्लॉज मतलब सेक्शन के साथ ऐड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूं, सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो हर एक एक्ट के अंदर 99.9% जो सेक्शन 2 होता है उसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं। कानून की जो भी पढ़ाई होती है उसे पढ़ना नहीं बोलते, उसे बोलते हैं इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब ये कानून जो है इसमें स्टैट्यूट्स की क्या इंटेंशन है। स्टैट्यूट्स मतलब समझते हो? इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, रिटन इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। कि कानून जो जब भी कभी कोई राजा ये चाहता है मेरी प्रजा में ये सब नियम हो तो वो अपनी इच्छा को लिखित रूप में बाइंड कर देता है, तो उसे हम कानून बोलते हैं स्टैट्यूट्स। तो कभी भी जब स्टैट्यूट्स पढ़े जाते हैं तो स्टैट्यूट्स डायरेक्टली नहीं पढ़े जाते। स्टैट्यूट्स पढ़ने से पहले लॉजिक समझा जाता है कि ये क्यों आए हैं और इससे ऐसा कौन सा पर्पस है जो हमें फुलफिल करना है। क्या पर्पस ऐसा है जो हमें क्या करना है? फुलफिल करना है। क्लियर? ऑल क्लियर? तो इट मीन्स हम कह सकते हैं सेक्शन नंबर 3 जो है वो किसका है? मिनिमम मेंबर्स का। अगर मिनिमम डायरेक्टर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना सेक्शन नंबर 149। और सेक्शन 2 इज अ कॉमन सेक्शन एंटायर कंपनी एक्ट के साथ। जब टोटल 470 सेक्शन पढ़े जाते हैं तो सेक्शन 2 जो है वो एक कॉमन सेक्शन माना जाता है और वो हर जगह इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशन दी है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है जब भी कभी कोई भी शब्द के मायने आपको समझने हैं तो सेक्शन 2 से लेने हैं। सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन होंगे। अगला क्वेश्चन, अगर सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन नहीं है तो मीनिंग कहां से उठाओगे? अगर सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन नहीं है तो फिर मीनिंग जो लिया जाता है वो एक एक्ट है जिसे जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कहीं पर डिफाइन नहीं तो कहां चले जाएंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट। क्लियर होगी बात? अब हम आगे बढ़ेंगे। 149 किसका सेक्शन है? डायरेक्टर का। रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन नंबर 12 है। सेक्शन नंबर 12। एमओए एओए का सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 है। प्रोसीजर इज मेंशन इन द सेक्शन नंबर 7। ठीक, और यहां पे इंपैक्ट आता है सेक्शन नंबर 9 का। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कमांड करनी है बस। और एक कंपनी एक्ट ही ऐसा है जिसके सेक्शन आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा किसी अदर एक्ट के सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू लर्न द सेक्शन ऑफ अदर एक्ट्स एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के सेक्शंस पे कमांड कर लो, बाकी के एक्ट पे कमांड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कॉमन सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन 2 तो सब जगह यूज होना है, बट कंपनी बनाने के वक्त हमें कौन कौन से सेक्शन की जानकारी होनी चाहिए? सेक्शन नंबर 3। अब मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रही हूं बच्चों की तरह। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7। अब मैंने बीच में से कौन सा सेक्शन गायब कर दिया? सेक्शन 6 की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? सेक्शन 6 कहता है जी आग लगा दूंगा। हमने कहा जी ऐसा मत करना कि नहीं, सेक्शन 6 की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। कि क्यों भैया जी? कि जब भी कभी जगानों से जागो मोहन प्यारे, हाँ कोई बात नहीं, इतना बुरा भी नहीं पढ़ाती यार, तुम सो रहे हो मेरी इंसर्ट कर रहे हो, चलो खैर कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सेक्शन 6 की जानकारी एक प्रोफेशनल को सबसे पहले होना है, क्योंकि अगर उसे सेक्शन 6 की नॉलेज नहीं है तो बेकार है सारे सेक्शन, क्योंकि सेक्शन 6 की तानाशाही है। सेक्शन 6 कहता है मेरा ओवरराइटिंग इफेक्ट है
कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी एमओए, कोई भी एओए के अंदर एक भी प्रोविजन मुझे ओवरराइड नहीं करेगा। मतलब सेक्शन 6 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, कंपनी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवर एमओए, एओए, एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन। कोई भी जगह ऐसा पॉइंट भी लिखा हो सकता है जो कंपनी एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करे, और करेगा तो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। ठीक हुई बात। तो सेक्शन 6 तो नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल, एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब आप ड्राफ्टिंग करोगे एमओए की, तो आपको कंपनी एक्ट के प्रोविजंस की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं डाल सकते जो किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, कंपनीज एक्ट। क्लियर होगी बात। अब यहां पे हम अगर अब सीक्वेंस से बताओ, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। सेक्शन 8 स्पेशल हमें तब चाहिए होता है जब हम एनजीओ या एनपीओ बनाते हैं। सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, समझ में आ गया। सेक्शन 10 हाँ 10A 11 इस दुनिया में है नहीं, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है। सेक्शन 11 ओमिटेड। और सेक्शन 12 के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो अब फटाफट से याद कर लो, सेक्शन 2 तो डेफिनेशन है, सेक्शन 3 में मिनिमम मेंबर है, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा, पीछे पीछे। एमओए को कैसे याद किया, मेमोरी प्लस रेंडमली, मेमोरेंडम, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है, शार्प, तो सेक्शन नंबर 4। एमओए के पीछे कौन होगा, एओए। फिर उसके बाद सेक्शन कौन सा आ गया, 6 की क्या नॉलेज होना जरूरी है। सेक्शन 7 में प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 7 को कैसे याद करते हैं, 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन। मतलब कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से, तो डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए जाए जिए मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इट मींस अब हमारा सेक्शन 7 भी हो गया। सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट, एनपीओ एनजीओ होती है। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 10 11 ओमिटेड। सेक्शन नंबर 12 रजिस्टर्ड ऑफिस। आगे भी सिखा दूं, अगले सेक्शन एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। सेक्शन 13, सेक्शन 14, इसके अंदर ऑल्टरेशन ऑफ एओए है मैम जी, हाँ जी, ऑल्टरेशन ऑफ एओए, और इसके अंदर ऑल्टरेशन ऑफ एमओए है, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। अब सुनो, हमारे यहां पे 13 शब्द बहुत खराब है, जानते हो ना, 13वीं खराब शब्द माना जाता है। 13 3 ऐसे करके बोलते हैं ना। तो यहां ऑल्टरेशन हो रहा है एमओए का। किसका ऑल्टरेशन हो रहा है, एमओए का, और पीछे पीछे क्या रहेगा, एओए। तो 14 के अंदर किसके ऑल्टरेशन है, ऑल्टरेशन ऑफ क्या है बताना जरा, एओए। अब कहां तक पहुंच गए हम, सेक्शन नंबर 14। अगला चैप्टर भी इन्हीं सेक्शन पे बेस्ड है। अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, तीसरा चैप्टर, शुरू के 4-5 चैप्टर बेसिक होते हैं, और बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाता है तो स्पीड बन जाती है। जब तक बेस क्लियर नहीं होता स्पीड नहीं बन सकती। अब सुनो मेरी बात, इंडिया के अंदर इन्होंने कहा जी 2 तरीके की कंपनीज होती हैं जो रजिस्टर्ड होती है। हमने कहा कौन कौन सी, वन इज अ प्राइवेट कंपनी एंड सेकेंड वन इज अ पब्लिक कंपनी। अब सुनो जरा, अ कंपनी में बी लिमिटेड बाय शेयर, इट में बी लिमिटेड बाय गारंटी, और इट में बी अनलिमिटेड कंपनी। कौन से सेक्शन में लिखी है बात, कौन से सेक्शन के अंदर लिखी है बात, ये भी सेक्शन 3 में लिखा है। सेक्शन 3 में 2 पॉइंट है। सेक्शन 3 में एक तो कहता है कंपनी में बी फॉर्म्ड एनी लॉफुल पर्पस एंड मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेट 2, इन केस ऑफ ओपीसी 1, इन केस ऑफ पब्लिक 7। और दूसरे पॉइंट में, दूसरे भाग में इन्होंने कहा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है। तो प्राइवेट कंपनी की कहानी सुनते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंपनी में भी लिमिटेड बाय शेयर इन विच लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और लिमिटेड बाय गारंटी, एंड उसी के साथ साथ आगे कहता है मेंबर्स हैव एग्री टू कंट्रीब्यूट, कंपनीज डिसॉल्व विद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। लिमिटेड बाय गारंटी की बात कर रहा है, अभी बताऊंगी आपको धीरे धीरे। पहले हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन 3 हमने नोट डाउन कर लिया, अभी अभी हमने पढ़ा, मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। जिस समय कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा उस समय सेक्शन नंबर 3 का पालन करना बेहद जरूरी है। सेक्शन 3 कहता है कि अब मैं सेक्शन 3 को लिंकअप भी करूंगी, और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के साथ कनेक्शन बनाऊंगी। इसी से सादा सादा पढ़ने से पास नहीं होते,
जब तक तिगड़मबाजी नहीं लगाओगे, जब तक सेक्शंस की कनेक्टिविटी नहीं सीखोगे, सेक्शंस में वोकैबुलरी नहीं बढ़ाओगे अपने, तब तक पास नहीं हो पाओगे। इसके लिए ही आप क्लासेस आते हो, नहीं तो सेक्शन तो घर पे आप खुद भी पढ़ सकते हो कि किस तरीके से चीजों को पढ़ना आना है, वो सीखना है हमें, ठीक है। अब देखो सेक्शन 3 है, मैंने कहा था सेक्शन 3 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सेक्शन 3 को कितने पार्ट में डिवाइड किया? सेक्शन 3 को 2 भाग में डिवाइड किया गया। अगर हम देखें तो सेक्शन 3 इज डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट्स, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 3 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में इन्होंने मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट डाली, मिनिमम मेंबर्स, और सेक्शन सबसेक्शन 2 के अंदर इन्होंने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और यहां पे है लिमिट, ये नहीं, ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मिनिमम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए, ओपीसी के केस में 1, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और पब्लिक कंपनी के केस में 7। सेक्शन 3 एक पॉइंट पे बहुत फोकस करता है कि कंपनी जब भी फॉर्म करनी है तो उसका पर्पस लॉफुल पर्पस होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो आप यहां पढ़ लेते हैं, एक बार रीड करिए सारे बच्चे। चलिए अब देखो इसमें साफ साफ अगर हम पढ़ें तो सेक्शन 3 कह रहा है, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट रीड विद रूल्स, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। कंपनी क्या हो सकती है? फॉर्म हो सकती है किसके लिए? लॉफुल पर्पस। जैसे कि जरा समझो, 7 or more persons where company is formed as public company, 2 or more persons formed as private company, 1 person in case of OPC, जिसे हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। आगे कहते हैं कंपनी जो भी फॉर्म होगी वो क्या क्या हो सकती है? इट में भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसे बोलते हैं। क्लियर होगी बात? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, लिमिटेड बाय शेयर हमें समझ में आती है कि जितने की हमने शेयर कैपिटल होल्ड करी है उतने के लिए हम लायबल है, उससे ऊपर 1 रुपए के लिए अभी लायबल नहीं है। अगर हम लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें तो उसमें अमाउंट की गारंटी दी जाती है कि इन केस ऑफ फाइंडिंग हम इतने पैसे पे करेंगे। व्हाट अबाउट द अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी? अभी हम जब स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे तो हम यही बात बोल रहे थे कि भैया कंपनी के फॉर्म में लोग बिजनेस लिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है माइंड में स्टेबिलिटी रहती है कि इन फ्यूचर अगर कंपनी को कोई लॉस होगा तो उसके लिए हमारी पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होंगी क्योंकि हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। परंतु यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे तो कंपनी का नाम ही रख दिया अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, नाम ही अनलिमिटेड कंपनी रख दिया है। अब क्या किया जाए? क्या अंतर होगा बता देती हूं बिना समय वक्त को गवाए हुए। हाँ बताइए।
मैं बता देती हूँ आपको, इसमें ये अंतर होता है कि अगर कंपनी गोइंग कंसर्न में यू आर नॉट लाइबल, बट अगर कंपनी अगर वाइंडिंग अप में जाती है तो ये आप लाइबल होते हैं। गोइंग कंसर्न में आप लाइबल नहीं होते हैं। बट अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप चाहे गोइंग कंसर्न में है चाहे कुछ भी है, लेकिन पार्टनर्स आर लाइबल अनलिमिटेड वैल्यू। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है। यहाँ सिर्फ तभी लाइबिलिटी क्रिएट होती है जब आप क्या करते हो, कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। अब हम यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, और दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। ये देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से और प्यार से जरा समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज क्या है। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर रजिस्टर्ड कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। ये पार्ट आपका एकदम क्लियर हो गया। कौन कौन सी जरा बताना। वन इज अ रजिस्टर्ड कंपनी एंड सेकंड वन इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। यस, लाइव वाले बच्चे क्या हाल चाल है, आप भी बता दो अपने। लाइव में जो बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार रिप्लाई करें, क्या हाल चाल है। लाइव स्टूडेंट्स, लाइव में जो बच्चे चल रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छे। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे देखें तो एक तो हमें कौन सी कंपनी नजर आ रही है, रजिस्टर्ड कंपनी, और दूसरी कंपनी कौन सी है, स्टैट्यूटरी कंपनी। अब मेंबरशिप के बेसिस पर देखते हैं, और मेंबरशिप भी अभी हमने क्लियर कर लिया। मेंबरशिप के बेसिस पे कौन कौन सी कंपनी जरा बताना। मेंबरशिप के बेसिस पे पब्लिक कंपनी, और दूसरी क्या है, प्राइवेट कंपनी, और तीसरी क्या है, 1% कंपनी। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर चाहिए, 7, और प्राइवेट में 2, और 1% में। और मेरा क्वेश्चन ये क्या ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है। आंसर इज यस, ओपीसी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, बट ओपीसी हैविंग सम यूनिक फीचर्स। ओपीसी के पास क्या होती है, कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और मैंने स्टार्टिंग क्लास में, अभी मेरी 40 मिनट की क्लास हुई है, उसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको समझा दी है, कोरिलेट कर दी है। जैसे कि हम सेक्शन पढ़ रहे थे, बता सकते हो सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, एनजीओ एनपीओ कंपनी। ऑब्जेक्ट के बेसिस पर सेक्शन 8 कंपनी में जो भी व्यक्ति पैसा लगाता है उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, क्या बताना जरा, नेकी कर, और आवाज नहीं है, जोर से बोलिए, नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब पैसा, अब कुछ बच्चे कह रहे व्हाट डू यू मीन बाय द नेकी कर एंड दरिया में डाल, इज इट डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट? नो, नेकी कर और दरिया में डाल का मतलब होता है कि आप कुछ अच्छा करो और भूल जाइए, अच्छा करिए और भूल जाइए। नो नीड टू टेक एनी रिटर्न बैक अमाउंट फ्रॉम द कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को पैसा दे दिया जाएगा और उनसे कहेंगे भाई समाज का भला करिए, समाज का भला करिए। समाज का भला कैसे हो सकता है कि प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एनवायरमेंट एक्सेट्रा, ऐसे इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। मैम ऐसे लोग इंडिया में पाए जाते हैं क्या जो ऐसी कंपनीज को पैसे देते हैं? अरे बहुत दयालु लोग हैं, बहुत दयालु लोग हैं जो किस में पैसा लगाते हैं, सेक्शन 8। क्योंकि उन्हें अपना क्यों लगाया जाता है सेक्शन 8 में पैसा, सेक्शन 8 कंपनी को पैसा क्यों दिया जाता है? समाज के लिए, है ना, समाज की सेवा के लिए। आप अगर बहुत सक्षम हो, समर्थ हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, इसको मैं टेक्निकल 2 तरीके से कनेक्ट कर सकती हूँ। एक तो आपके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज, भारतीय संविधान की फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, उसमें बात लिखी गई है, बोली गई है कि आप एक काम करना, किसी भी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी उठाना, अगर आप समर्थ हो तो। मैम जी हम तो खुद ही नहीं पढ़ पा रहे। अरे नहीं, समर्थ हो तो आप एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ पढ़ाने की, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि भगवान उसको ही ज्यादा देता है जो ज्यादा लोगों के लिए कुछ करता है। आपकी अगर छोटी संकुचित सोच होगी कि जो कमाना है खुद ही खाना है, तो बस उतने ही पैसे आएंगे जितने की तुम्हें जरूरत है, उससे ऊपर तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। तो सेक्शन 8 कंपनी जो है, एक तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से भी बात निकलती है, दूसरी सेक्शन 8 कंपनी, आप अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है, आपने ग्रंथ पढ़े हैं, तो उनमें भी बात लिखी हुई है कि हमें समाज का भला करना चाहिए। आप सभी बच्चों को मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपने महाभारत देखा होगा और उसमें आपने कर्ण को देखा होगा, और कर्ण को बोला जाता है दानवीर कर्ण, लेकिन फिर भी उनको मारा गया था। पता है आपको दानवीर कर्ण को क्यों मारा गया था? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देखो मैं तो पूरी जिंदगी दान करते करते निकल गई और आज मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। कह रहे आपने अपना बदला लेने के लिए, आप अपनी इंसर्ट का बदला लेने के लिए हजारों मासूम लोग जो है उनकी जान जा रही है, हजारों घरों के चिराग बुझ रहे हैं, इतने सारे लोगों की यहाँ पे इस युद्ध में, लड़ाई के दौरान मृत्यु हो रही है। आप अगर कुरुक्षेत्र को जानते हो, वहां की जमीन आज भी लाल है, तो खून बहाता। आप चाहते तो ऐसा युद्ध नहीं होता। यहां पे उनसे यही बोला गया था, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी वजह से अपना बदला लेने के लिए इतने सारे लोगों को
बलि चढ़ा दिया, इसलिए अब आपको मरना पड़ेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। तो इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी जो है वो एनजीओ और एनपीओ होती है, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। गवर्नमेंट कहती है सेक्शन 8 कंपनी की हाँ कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी। उनको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेशन में एग्जेम्पशंस मिलती है। आप जब कन्वर्जन पढ़ोगे, चीजों को लिंकअप करो, ये बेस है। तो सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारी एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है इनकम टैक्स की, वो भी कहती है जाओ भैया तुम करो काम। उनको चैरिटी कमिश्नर की तरफ से बहुत सारे चैरिटीज, आप आम जनता जो चैरिटी देती है वो कोई जमीन दान कर देता है, कोई डिस्काउंटेड रेट पे जमीन दे देता है, सिर्फ इसलिए तो कि समाज के भले के लिए काम करे। आपकी नॉलेज के एड ऑन करने के लिए एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ। आज की डेट में सोशल स्टॉक एक्सचेंज आ गए हैं, पहले भी शायद मैंने बताया होगा। यही वो चीज है जिसकी वजह से बच्चा क्लास ज्वाइन करता है कि उसकी वोकैबुलरी कैसे बढ़े, वो कैसे लिखना सीखे, कैसे उसके पास शब्द आए, कैसे वो कनेक्टिविटी बताए। तो मैंने आपको कहा था क्या होती है एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेक्शन 8 कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होना। अब मैम वो तो प्रॉफिट के लिए नहीं, अरे नहीं, अगर एक कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे तो ये बात तो साफ है कि कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं, वो लॉ कंप्लाइंट कंपनी है, ट्रांसपेरेंट है, और जो हम दान का पैसा उसे देंगे वो उसी जगह लगाया जाएगा जो हमें बताया। मतलब हमारे पैसे का मिसयूज, दान तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, गाड़ी में चलते फिरते कोई भी मांगने आ जाता है जी 100 रुपए जी 10 रुपए, तो आप दे देते हो, लेकिन आपको क्या पता उसने वो कहता क्या है, मुझे भूख लगी, आप कहते हैं खाना खा रहे ना, मैं तो चाट खाऊंगा, तो फिर वो पैसे लेके जाता है। देखा होगा ना आपने, खाना दोगे खाना नहीं लेगा लेकिन वो पैसे लेगा। अब हमें क्या पता वो उस पैसे से क्या खा रहा है या क्या पी रहा है। तो इसीलिए जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है, उनको क्या दिया जाता है, दान पुण्य के लिए पैसे दिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट के बेसिस पर निधि कंपनीज होती हैं। निधि कंपनी, निधि किसी का नाम तो नहीं है क्लास में, निधि कोई बच्ची तो नहीं निधि, तो सुनो निधि आया नीडी से, सिखा देती हूँ, बहुत सिंपल है। क्योंकि आपकी जो माइंड है ना वो ब्रांचिंग कैपेसिटी होती है, इस चीज को भी समझिए। हमारे माइंड में ब्रांचिंग कैपेबिलिटी होती है, और ब्रांचिंग कैपेबिलिटी का सबसे सही इस्तेमाल उस दिन होता है जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होता है। तो जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होता है, अगर तुम्हें कोई हिंट दे देना निधि कंपनी के बारे में लिखना और तुमने कभी नहीं पढ़ा, और कोई बच्चा आप उंगली मारते हो ऐसे पेन, भाई 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 इतना सा बस, और तुम अगर भाई भाई करके ऐसे पूछोगे तो वो कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। तो ऐसे करके उस समय एग्जामिनेशन हॉल में चाहे किसी को हम जानते नहीं जानते, उससे दोस्ती बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन कोई कोई बड़ा घमंडी होता है, मुड़ के क्या है, चल हट हट हट, यार इतने बुरे समय में भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा, हट। तो उसके बाद फिर हम किसी और को देखते हैं, कोई तो देख ले हमारी तरफ। उस दिन ये नहीं होता कोई लड़का है लड़की है, उस दिन तो भाई अपना जो काम है वो सिद्ध करना है बस। तो हम फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई काश, है ना, फिर टीचर देख ले चुप, फिर चुप बैठ जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो देखिए पेनवेन की उस दिन क्या होता है, अगर कोई निधि कंपनी में एक पॉइंट भी आपको बता दे तो आप उसमें पूरा ऐसे लिख सकते हो, एक पॉइंट बता दे बस। तो वो एक पॉइंट आपको बता देती हूँ। निधि कंपनी आई है नीडी कंपनी से, अभी सिर्फ बेस दे रही हूँ, एक एक कंपनी पढ़ेंगे धीरे धीरे। निधि कंपनी आई है नीडी कंपनी से। अब नीडी का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। आपने देखा होगा एक कमेटी सिस्टम चलता है महिलाओं का, शहर में, गांव में, कस्बों में, हर जगह। और कमेटी सिस्टम क्या होता है, वो एक महीने के हिसाब से एवरी मंथ किसी के यहाँ पे पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, और उसमें मेंबर्स बनते हैं, 20 मेंबर है, 30 मेंबर है। सुना है आपने, आर यू हियर्ड अबाउट दिस, कि जनरली लेडीज बहुत इसको फॉलो करती है क्योंकि वो रिजर्व पैसों को जोड़ने में बहुत विश्वास रखती हैं। तो वो क्या करती है, हर महीने के हिसाब से कमेटी डालती है, और उसमें मेंबर्स होते हैं, जिसको पहले जरूरत होती है वो पैसा ले लेता है, या फिर लक्की ड्रॉ होता है। तो हर जगह वो कॉन्सेप्ट चलता है। इसी तरीके से निधि कंपनी जो है ना, मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती है। इसमें उद्देश्य जो होता है वो अपने मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाना। अभी मैं डिटेल में विद सेक्शन आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया निधि कंपनी। उसके बाद बच्चों होती है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये प्रोडक्शन जो करती है, इस तरीके की कंपनी को भी बहुत रिलैक्सेशन दी जाती है, और उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनीज। लायबिलिटी के बेसिस पे इट में बी लिमिटेड बाय शेयर, इट में बी लिमिटेड बाय गारंटी, और इट में बी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कंट्रोल के बेसिस पर गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, नेशनलिटी के बेसिस पर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। ये हमारा चैप्टर यहाँ के खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में तमाम तरीके की कंपनीज हमें डिस्कस करनी है, और अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे आगे। नहीं, सॉरी, इज अ स्टेटस,
सबसे पहली सर्वप्रथम कंपनी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्राइवेट कंपनी। सबसे पहली हम कंपनी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कौन सी? प्राइवेट कंपनी। अब मुद्दा ये उठता है कि प्राइवेट कंपनी एक्चुअल में होती क्या है, किसे बोलते हैं प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी का जो सेक्शन है जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस दी हैं और ये है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68, 6 और 8। सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर इन्होंने लिखा प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मैं इस शब्द पे भी रुकना चाहूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो कौन बताएगा? सिर्फ एक मैं ही हूं जो आपको क्लास में अगर मेरे से पढ़ रहे हो मैं बता सकती हूँ। मेरे बात तो सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेसिस पर आपको रहना पड़ेगा। ये जो प्रिस्क्राइब वर्ड आया है इसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है और इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि नॉलेज एनहेंस करना जरूरी है। ये जो प्रिस्क्राइब वर्ड है बच्चों, अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 1956 तो वहां पे ना 1 लाख रुपए कैपिटल से स्टार्ट किया था कि प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 1 लाख की कैपिटल और पब्लिक कंपनी बनानी है तो 5 लाख की कैपिटल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहने लगा कि वैसे तो तुम बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हो कि क्या सर जी कि 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी ना गुड़िया ना हेलो दीदी प्लीज दो, बहुत पैसे दिए आपने मुझे पढ़ाने के लिए। तो सुनिए, तो 1991 में क्या आई थी? इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी और इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत जो है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस हुआ। और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लेस कंप्लायंसेस लेस लॉस, यस और नो। अब यहां पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहने लगा जी तुम कितना भी एडवर्टीजमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड कर लो कोई फायदा होने वाला नहीं है। कि क्यों? कि कोई फायदा इसलिए नहीं होने वाला कि जब तक तुम्हारे यहां पे जो लॉ का जाल है ना, कंप्लायंसेस का जाल है, ये किसी को ना तो समझ में आया ना समझ आ सकता। कि है कि हाँ, कि ना तो किसी को समझ में आया और ना ही समझ में आ सकता। इस जाल को थोड़ा कम करो। कि ठीक है सर। तो इसी तर्ज पे 2015 से हमारे देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को समझा गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है डूइंग बिजनेस इन अ इजी फॉर्म, आसान तरीके से। और बिजनेसमैन का ज्यादा दिमाग पेनल्टी में रहता है, कम दिमाग बिजनेस में रहता है। फिर वो इस पचड़े में ही नहीं पड़ता। वो कहता है भाई मैं कंपनी बनाता ही नहीं यार, क्योंकि इतने कंप्लायंसेस है, मैं वो कंप्लायंसेस में ही फंस जाता हूं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के अंदर ह्यूज अमेंडमेंट्स हुई, लॉट मोर अमेंडमेंट्स आर देयर। इवन जीएसटी अगर आपने सुना हो तो जीएसटी इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वन नेशन वन टैक्स, सिंप्लिसिटी। And there are so many amendment acts in Companies Act 2013 and the first Companies Amendment Act in 2015. इन्होंने बड़े आनन फानन में 2013 में एक्ट तो पास कर दिया, लेकिन जैसा 1956 था उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया और कुछ चीजें एज इट इज कर दी। और इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल शायद मैंने पहले भी दिखाया और मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ। आप जरा एक एग्जाम्पल देखना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी और आपको मेरी बात पे ना 100% विश्वास हो जाएगा। आप एक चीज देखना, नोटिस करना। अभी यहां पे आप एक चीज देखो, आप सेक्शन नंबर 10A और सेक्शन 11 देखो क्या अंतर है। सेक्शन नंबर 10A और 11 में कोई डिफरेंस है? यही कहानी थी, इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था करना क्या है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब सुनो जरा, ध्यान दो बात पे, प्लीज बातें नहीं करो। जब हम प्रिस्क्राइब शब्द की बात करते तो इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जैसा कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर 1 लाख और 5 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, ऐसी 2013 में थी। ड्रामा क्या चल रहा है भाई? तुम जैसे पहले थे ऐसी अभी रखा। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो 1 लाख की कैपिटल चाहिए और पब्लिक कंपनी बनाने तो 5 लाख। बकवास मत करो कि क्या हटाओ इसे। कि ठीक है सर, कैसे हटाए? अमेंडमेंट करो। तो एक एक्ट आया था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, और वहां पे एक पॉइंट लिख दिया था कि जितने मर्जी चाहो उतने से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहां पे कुछ भी डिफाइन नहीं है, कुछ भी डिफाइन नहीं है। इट में भी 1 लाख, इट में भी 2 लाख, इट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी को पहचानने के लिए एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर
तीन कंडीशंस नजर आती हैं। कंडीशन नंबर 1 है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। कंडीशन नंबर 2 है मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। कंडीशन नंबर 3 है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। मेरी क्लास में कोई बोलना मत, बस बोलना तो ब्रेक में बेटा, प्लीज संभाल के रखिए, थोड़ा सा बातें नहीं करो। अगर बातें करनी है तो लाइव क्लास ज्वाइन करो, जब मन करे जब कहो प्रीति मैम पढ़ाना शुरू करो चलो, और जब मन करे मैं घूमने जा रहा हूं चुप हो जाऊं तो चुप कर दो, है ना, तो वहां बड़ा अच्छा है, यहां नहीं बोलना। सुनो मेरी बात, कितनी कंडीशन स्पेसिफाई करी? 3। कौन कौन सी? सबसे पहले बोला कि भैया जी प्राइवेट कंपनी है कि हाँ जी, तो कहा सुनो कि क्या रेस्ट्रिक्शन है जी। हमने कहा जी रेस्ट्रिक्शन किस चीज की? कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, और यहां स्पेशली शब्द बोला शेयर। हेलो प्लीज कीप क्वाइट। क्या शब्द यूज किया? शेयर। डिबेंचर नहीं यूज किया, सिक्योरिटीज यूज नहीं किया। लेकिन उससे पहले दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रोहिबिशन और एक होता है रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? कितने बच्चों को प्रोहिबिशन का मीनिंग पता है? हाथ उठाइए। ओके, प्रोहिबिशन। और रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन भी पता है। ऐसे कितने बच्चे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के अपनी कसम खा के बताओ जिन्हें प्रोहिबिशन का मतलब नहीं पता? सच्चे सच्चे ऐसे कितने बच्चे ने प्रोहिबिशन का मीनिंग नहीं पता? पूरी क्लास को पता है, आपको नहीं पता ना? ईमानदार लड़के, आपको पता है? नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कंप्लीटली बैन। जैसे कि मेट्रो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि रोज आप उससे ट्रेवल करते हो तो उसमें लिखा रहता है स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड, स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड। और वहां पे जो स्टोर रूम वगैरह में एंट्री लेते हैं वहां लिखा रहता है एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि आप, मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन आम आदमी नहीं जा सकता। अमरूद जा सकता, अमरूद मतलब जो वहां का है, आम आदमी नहीं एंट्री कर सकता, यही होता है ना। और अगर कहीं लिखा है एंट्री इज प्रोहिबिटेड, कोई भी नहीं जा सकता। जैसे नीचे झील, नीचे बहुत बड़ी झील है और वहां पे रोड खत्म हो रही है, तो ये थोड़ी ना यहाँ पे एंट्री इज प्रोहिबिटेड लिखेंगे, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड लिखेंगे कि जो मरना चाहता है वो जा सकता है, जो मरना नहीं चाहता वो नहीं जा सकता, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, है ना। तो एंट्री इज प्रोहिबिटेड, बैन। जैसे कोई जंगल का एरिया तो उसमें एंट्रीज बैन कर देते हैं। तो इसी तरीके से स्पिटिंग में प्रोहिबिटेड शब्द क्यों यूज किया? कि स्पिटिंग इज अलाउड सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, प्रोवाइडेड कोई च्युइंगम खा रहा है, कोई पान खा रहा है, वो थूक सकता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या लिखा रहता है? स्पिटिंग इज बैन, प्रोहिबिटेड। क्लियर? अब यहाँ पे इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी में जब पहला शब्द यूज किया, ए लाइव वाले बच्चों होश में आ जाओ, तुम बेहोश मत हो, पढ़ नहीं रहे, मुझे दिख रहा है तुम्हारा। जो बच्चे क्लास छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना बीच बीच में, पानी पीने, खाना खाने, नाश्ता करने, कुछ बच्चे तो नींद नींद में क्लास लेते हैं, ये वाली 10:30 बजे उनकी गुड मॉर्निंग होती है, सोचते हैं आज मैडम बीच में रास्ते में कहीं फंस जाए, आधा घंटा और पढ़ ले, सो जाए आराम से, है। चलो कोई बात नहीं, अभी नहाएंगे खाएंगे तो वही अभी शाम तक इनका चलता रहेगा। चलो अब इधर देखिए, सारे तुम नहा धो के आए हो? फेस टू फेस वाले बच्चे नहा के आए या क्लास के बाद जाके नहाते हैं? कुछ बच्चे तो पीजी में रहते हैं, पीजी में टाइम देखते रहते हैं, 10:30 की क्लास में 10:15, 5 मिनट और सो लो बस, और फिर सीधा उठते इधर, फिर ब्रेक में जाएंगे खाना खा के आएंगे, फिर एक ब्रेक में जाएंगे नहा के आएंगे। ऐसा मत करना, ठीक है? ओके मैम, एक काम करिए आप, बाथिंग फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटी, फैक्ट्री थोड़ी चल रही है। चलिए इधर देखिए, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। रेस्ट्रिक्शन द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर के ट्रांसफर करने पे क्या लगा रखी है? रेस्ट्रिक्शन। और उसी के साथ साथ अब हम दूसरी बात करेंगे और मैं इसे समझाऊंगी कि रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है और कैसे हो सकती है। दूसरी कंडीशन होती है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं दैट इज 200। मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं जरा बताना? 200, 200 मेंबर्स होते हैं। द 200 मेंबर्स आर देयर। मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 200 members are there, except in case of OPC the limit of number of its member is 200, provided where 2 or more person hold 1 or more share in company jointly, this clause treated as single member। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ। यहां इन्होंने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो होंगे वो कितने होंगे? 200। 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब मैं किसी का नाम, खुशी है ना आपका नाम? हाँ क्या? अंकिता। अंकिता, सपोज अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा अंकिता को छोड़ के सारे बच्चे क्लास के बाहर जाइए, क्या अंकिता भी क्लास के बाहर जाएगी? और मैं बोलूं सारे बच्चे की छुट्टी हो गई जाओ,
तो क्या सब बच्चे चले जाएंगे? और अगर मैं बोलूं अंकिता को छोड़कर, अंकिता को छोड़कर, तो वो रुक जाएगी। ऐसे हमने कहा प्राइवेट कंपनी की मेंबर्स की लिमिट 200 है, तो प्राइवेट कंपनी में तो ओपीसी भी आती है, तो ये लिमिट किसके लिए हो जाएगी? ओपीसी की, जबकि ऐसा अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपीसी तो एक 1% कंपनी है, उसमें तो मिनिमम B1 और मैक्सिमम B1 होते हैं, तो इसीलिए उसके ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। एग्जामिनर कितना भी फंसाने की कोशिश करे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल केस स्टडी आती है। कैसा केस आता है वो मैं बताऊंगी। अभी इसी टॉपिक से एग्जाम में केस स्टडी आ जाती है और वो प्रैक्टिकल होगी। कैसी होगी वो मैं समझाऊंगी। तो पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने? रेस्ट्रिक्शन द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ये तो हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। लेकिन जब 200 की काउंटिंग करेंगे तो एक बात ध्यान रखनी है, ये पॉइंट ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा पॉइंट, अब सुनना ध्यान से और एनालिसिस करेंगे। This limit is not applicable in case of OPC. Hello, please no talking. This limit is not applicable in case of OPC. Please पीछे वाले बच्चे ध्यान दें। दूसरा, अब इसके अंदर एक और कंडीशन है, joint shareholder shall be counted as single member. Joint shareholder shall be counted as single member. अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मिस्टर और मिस्टर बी और ए ने मिलके 1000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। ऐसा नहीं होगा। मतलब यहां पे अगर जॉइंट में शेयर होल्ड करोगे तो क्या माना जाएगा? सिंगल मेंबर माना जाएगा। आपको यहां पे अगर दो लोग मिलके शेयर होल्ड कर रहे हैं तो ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, क्योंकि 200 की लिमिट जो है प्राइवेट कंपनी की एक्सीड हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा अगर होल्ड कर रहा है कोई मिलके तो वहां पे क्या माना जाएगा? सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। आगे देखिए अगला पॉइंट, पास्ट प्लस प्रेजेंट।
एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर shall be excluded. Past plus present employee cum shareholder shall be excluded. यहां तक लिख लिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति पास्ट में या प्रेजेंट में, जैसे प्रेजेंट में एम्प्लॉई है और साथ में उसे शेयर्स भी दे दिए, तो वो 200 की लिमिट में नहीं काउंट होगा। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मान के चलिए वो एम्प्लॉय है, काम कर रहा है और उसे खुश होके क्या दे दिया, शेयर्स, तो ये वाली लिमिट में 200 की लिमिट में वो कवर नहीं किया जाएगा। और अगर वो जॉब छोड़कर भी चला गया और उसके पास शेयर है तो भी वो कवर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ना ऐसे पॉइंट्स हमेशा इसके लॉजिक होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि परमानेंट आपको याद हो जाए। इसका लॉजिक ये है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ। सपोज करिए आप सब लोग जो है कंपनी में वर्क करते हो किसी भी पोजीशन पे, और मैं कंपनी की प्रमोटर हूं और मैं बोलती हूँ जी आज शाम तक तुम्हें काम खत्म करके जाना है मेरी कंपनी का, ठीक है। तो आप काम तो खत्म कर दोगे, लेकिन मन ही मन पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाओगे, है ना। लेकिन अगर हम ये बोले ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसे हमें पूरा करना है और ये हमारी कंपनी है, ये हमारी अपनी कंपनी है, अगर हम ऐसा बोलते हैं ये हमारी क्या है, अपनी कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारी अपनी कंपनी है, ये हमारी अपनी कंपनी है और इसमें हम सबकी प्रोग्रेस होनी है, तो कैसी फीलिंग आएगी आपको, तो क्या फील करोगे। तो ऐसी स्थिति में हमें जो फीलिंग आएगी वो ये आएगी कि भाई इसमें हमारा अपना स्टेक है। तो एम्प्लॉयज को हमेशा खुश करने की वजह से, कि ताकि एम्प्लॉयज क्या रहें, खुश रहें, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में ये बोला गया, एज पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ये बात बोली है, वो कहती है अगर आपके एम्प्लॉयज खुश हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन खुश है, अगर आपके एम्प्लॉयज खुश नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी खुश नहीं है। तो यहां पे यही कहना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयज को 200 की लिमिट से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज को शेयर देने का ऑब्जेक्टिव जो है वो फंड रेज करना नहीं है। एम्प्लॉयज को शेयर देने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि उनको खुश करना। यहां फंड रेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एम्प्लॉयज को शेयर्स नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से जब कंपनी एक ड्राफ्ट किया गया तो उसमें ये पॉइंट एक्सक्लूड किया गया कि प्रेजेंट या पास्ट में कोई भी एम्प्लॉय है तो वो क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर, पक्का पक्का, गच्चा गच्चा, समझ आ गया सब बच्चों को। अच्छा, अब एक बार जोरदार सारे बच्चे तालियां बजा दो अपने लिए, जोरदार, क्योंकि मौसम इतना सुहाना है, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर बहुत ठंडी है ना। और इसकी वजह से नींद के इतने झटके आ रहे बच्चों को कि उन्हें देख के ऐसा ना मुझे भी नींद आने लगे। इतने झटके मार रहे हैं नींद के, बस ऐसा लग रहा है कि रुक ही नहीं पाएंगे, आज तो रुक ही नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे तो आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे कर करके पढ़ रहे हैं, है ना। तो नींद के इतने झोंके आ रहे हैं कि पूछिए मत, पता नहीं क्या वजह है, ये मुझे नहीं पता। या तो आज मैं बहुत बोर सी लग रही हूँ, या फिर आज आप रात को हो सकता है किसी का पावर कट हुआ हो और वो पूरी रात सो ना पाया हो, यहाँ एसी में बैठ के आराम से 1 घंटा नींद भी ले ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। या किसी किसी को पढ़ते हुए नींद आती है, ये जेन्युइन फैक्ट है। और पढ़ते हुए जिन बच्चों को नींद आती है वो बहुत डीपली चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा बिल्कुल एकदम डीप में प्रोविजन के चले जाते हैं और फिर वो वापस आना भूल जाते हैं। तो अंदर कितनी गर्मी है और बाहर कितनी सर्दी है, लेकिन यहाँ उल्टा है। चलिए खैर आगे चलते हैं। और कानून धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आ रहा है, तो एक गाना इसको भी डेडिकेट कर देते हैं और मेरे साथ साथ गुनगुनाना, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अड़ोसी पड़ोसी को मत बोल देना, हाँ पिट आ जाओगे। यहाँ कभी एक लड़का है उसे देख के कह रहा धीरे धीरे से, वो धीरे धीरे चाटा पड़ेगा। तो इसीलिए सुनिए, ध्यान दीजिए कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और ये अब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कानून एंट्री कर रहा है और देखते हैं आप इसमें कितनी तरक्की और कितनी प्रोग्रेस करके आगे बढ़ते हो। तो उसी के साथ साथ अब दूसरे पॉइंट समझिए जरा। तो हमने कहा पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर शैल बी
एक्सक्लूडेड। क्यों एक्सक्लूडेड, ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, यहां पे जो तीसरी कंडीशन है वो कहती है कि प्राइवेट कंपनी को पूरे तरीके से बैन किया गया है। प्राइवेट कंपनी इज कंप्लीटली बैन, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज, सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज। यहां पे प्रोहिबिशन शब्द का मतलब होता है कंप्लीटली बैन। अब मैं यहां से कई सारे पॉइंट आपको सिखाऊंगी। इन्होंने कहा कि प्रोहिबिशन का मतलब होता है कंप्लीटली बैन। एक प्राइवेट कंपनी चाहकर भी ना तो इनविटेशन दे सकती है, क्या वर्ड यूज किया, जोर से बोलो, अरे आवाज नहीं आई, आगे वाले, पीछे वाले, पीछे वाले तो ऐसे पड़े, भगवान बचा ले कहां फंस गए, है ना। तो इट मींस इनविटेशन नहीं दे सकते, किसको, पब्लिक को। अब एक बात सुनिए, कंपनीज एक्ट के अंदर जो इनविटेशन की प्रोविजन है वो प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस है, किसके, सेक्शन नंबर 23 से लेके सेक्शन नंबर 42 तक। तो अब यहां पे एक बात सुनिए, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रोस्पेक्टस के, स्पेशली जो प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस है वो लागू नहीं होते। बच्चों कनेक्टिविटी बनाओ, मैं फिर से कह रही हूं, चीजों को ग्रैस्प करो, कमांड करो, कनेक्ट करो, कम मेहनत करके ज्यादा चीजें इकट्ठी करो। तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी जब इनवाइट नहीं कर सकती, और इनविटेशन किससे दिया जाता है, प्रोस्पेक्टस से, तो एक प्राइवेट कंपनी चाहकर भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब एक बात साफ हो जाता है, दोज प्रोविजंस which are directly deal with the prospectus are not applicable to a private company, वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो एक तो इनविटेशन की बात हुई है, इनवाइट ही नहीं कर सकती। दूसरा लाइन में बोला टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले सकते हैं। फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, हियर द वर्ड इज यूज सिक्योरिटी, and securities word is defined in the section 2 clause of SCRA Act 1956। जो बच्चे सेकंड ग्रुप पढ़ रहे हैं वो लिंक कर सकते हैं। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 1956 के अंदर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H के अंदर सिक्योरिटीज शब्द को डिफाइन किया। और सिक्योरिटीज एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें शेयर्स आते हैं, इसमें डिवेंचर्स आते हैं, इसमें बॉन्ड्स भी आते हैं, ठीक है, इसमें यूनिट्स भी आती है म्यूचुअल फंड की, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आती हैं। तो प्राइवेट कंपनी किसी भी तरीके से पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकती है। अब मैं यहां पे बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन लिंक करके पूछूंगी। पहला प्रश्न आपसे मेरा यह है, क्योंकि काफी देर से पढ़ाते हुए अब मेरी बारी आई कुछ पूछने की, अब मैं यहां पे आपकी नॉलेज चेक करूंगी और देखती हूं आप किस तरीके से चीजों को लेते हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पहली कंडीशन जब एओए के अंदर दी तो रेस्ट्रिक्शन लगाया, रेस्ट्रिक्शन क्या यूज किया, रेस्ट्रिक्शन, और रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। तो यहां पे प्रोहिबिशन क्यों नहीं लिखा, किसी बच्चे के पास जवाब है, यहां रेस्ट्रिक्शन ही क्यों लिखा है, यहां प्रोहिबिशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। प्रोहिबिशन भी तो लिख सकते थे, प्रोहिबिशन ऑन द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैविंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। और कोई बच्चा बता सकता है इनके अलावा, पहले मेरा क्वेश्चन समझ में आया। हमने कहा इन्होंने रेस्ट्रिक्शन क्यों लिखा, इन्होंने प्रोहिबिशन क्यों नहीं लिखा, ये प्रोहिबिशन भी तो लिख सकते थे, यस और नो, क्या ये प्रोहिबिशन शब्द का इस्तेमाल भी तो कर सकते थे, लिख सकते थे ना, हाँ जी बताइए जल्दी से, लिख सकते थे ना। कौन बच्चा बताएगा, वेरी गुड। और कोई, आप बता दीदी, प्यार का नाम है, बताइए, जैपनीज में बताओ आप, हैं, हेलो हेलो, कीप क्वाइट, बहुत अच्छी जैपनीज बोलते हैं आप, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच बोलती हैं, बहुत अच्छी, जोर से बोलो एक बार, कुछ भी बोल दो, हमें क्या समझ में आ रहा है, हाँ 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 हाँ, हमें आप तो ऐसे सोच रहे हो जैसे हमें सब कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ तुम गाली दिलो हमें तब समझ नहीं आएगी। तो अब सुनिए बच्चों, तो कहीं ना कहीं यहां पे जो प्रोहिबिशन वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि अगर यहां प्रोहिबिशन वर्ड यूज किया जाता तो
जो शेयर ट्रांसफर होते हैं ना वो कभी हो ही नहीं सकते, और अगर शेयर ट्रांसफर हो ही नहीं सकते तो कंपनी नहीं रहती, क्योंकि कंपनी की फीचर होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आई एम राइट और रॉन्ग? वाह वाह कर दो इसी बात पे। इरशाद इरशाद, वाह वाह भी ढंग से नहीं करते। चलो अब देखो इधर, इट मीन्स प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन शब्द का ट्रांसफर करने पे इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी ही नहीं रहती भाई साहब। यस और नो? अब आगे सुनो दूसरी बात। अब दूसरा पॉइंट यहां पे ये आता है कि ये जो आपने लिमिट की बात करी कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो लिमिट रहेगी वो 200 की रहेगी। कितनी रहेगी जरा बताना? 200 की। तो मुद्दा यहां पे आके ये आ जाता है कि जब हम 200 की लिमिट की बात कर रहे हैं तो क्या मैम डिवेंचर होल्डर में 200 नहीं हो सकते क्या? 200 की लिमिट रहेगी डिवेंचर्स के लिए भी या शेयर्स के लिए? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना बच्चों, सोच समझ के, धीरे धीरे। क्या ये लिमिट सिर्फ शेयर्स के लिए डिवेंचर्स के लिए भी है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स है शेयर्स के लिए? ओहो, और कितने कहते हैं मैम डिवेंचर्स के लिए भी है? हाँ, दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिवेंचर्स। भाई और बहनों, एग्जाम में यही पॉइंट पूछा जाता है, यही पॉइंट पूछते, यही क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो 200 की लिमिट है ये शेयर्स के लिए, डिवेंचर्स के ऊपर लिमिट नहीं दी गई है, कहीं नहीं लिखा हुआ। एग्जामिनर नॉर्मल पॉइंट से नहीं पूछेगा, एग्जामिनर दुखती रख पे ही हाथ रखता है, जहां पे लगता है बच्चों फिसल सकते हैं बस वहीं पूछ लेते हैं। बच्चे हैं भाई, इन्हीं का नाम तो बच्चे हैं। तो अब अगली बात सुनो, मैंने आपसे पूछा अगर थर्ड पॉइंट को हम समझे तो इसमें लिखा है प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। जब सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आते हैं, जब कंपनी के पास शेयर्स ही नहीं रहेंगे तो रेस्ट्रिक्शन किस बात की और लिमिट किस बात की? क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने कहा जब शेयर्स ही नहीं होंगे तो रेस्ट्रिक्शन किस बात की है और लिमिट किस बात की है? प्राइवेट कंपनी को तो इन्होंने खुले में कहा है कि भाई साहब प्राइवेट कंपनी तो चाहकर भी फंड रेज कर ही नहीं सकती, तो मेंबर्स कहां से आएंगे? जब आप संभाल के रखिए मोहतरमा। हाँ जी बताइए। वेरी गुड आंसर है, मुझे पता है आपको आता है। अभी मैं पूछूंगी, जब पहले मैं इनसे छोटे छोटे बच्चों से पूछ लूं, छोटे छोटे। हाँ बताइए, दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती चलाओ भाई, पूरी दिमाग लगाइए, मिंटोस खाइए, बताइए। जब शेयर्स ही नहीं होंगे तो लिमिट किस बात की? तो ये क्या कर रखा है पता नहीं। कोई जवाब दे सकता है? पीछे भैया, पीछे वाले बच्चे लास्ट लाइन में जो बैठे बिल्कुल, हाँ आप भाई साहब पीछे, दीदी भैया, ये मेरठ मेरठ, बागपत बागपत, बड़ौद बड़ौद, जमुना पार जमुना पार, हाँ जी, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कोई तो होगा? हरियाणा, हाँ जी। क्वेश्चन ही मैम, पहले एक बात सुनो, देखो पहले हमें क्वेश्चन समझाओ। मैं कह रही हूं थर्ड कंडीशन आर्टिकल के अंदर लिखिए प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। आप पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते। जब हम सिक्योरिटीज नहीं इशू कर सकते तो लिमिट किस बात की है? ये शेयर्स के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर लिमिट किस बात की? 200 की। कहां से आएंगे? दिमाग लगाओ, बस इसी चीज के तो पैसे हैं, नहीं तो हम भी आप ही के जैसे हैं। बताइए जल्दी से। वेरी गुड, अब हाथ उठने लगे भाई, सीधा हाथ उठाओ, सीधा। वेरी गुड। और कोई बच्चा? हाँ बताओ बेटा, आप बताओ। पिंक, ओके ओके, वेरी गुड। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए जोरदार, क्योंकि इसका आंसर अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे बजती है थाली, तेज ताली बजाओ, तेज, बहुत अच्छे, वंडरफुल आंसर। देखो उसने आंसर भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन अभी कुछ बच्चे जो नई ज्वाइन करे उन्हें पता भी नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी, अब मैं ऐसे नहीं पढ़ाती, मैं दूसरा तरीका बताऊंगी, छोड़ इसे। अगर किसी व्यक्ति की शादी में ज्यादा लोग नहीं आते, इनविटेशन नहीं जाता, कार्ड नहीं छपता, तो क्या शादी नहीं हो सकती? हो सकती है, प्राइवेटली, सीक्रेटली। इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी के केस में इनविटेशन टू पब्लिक नहीं है, बट इसका मतलब मेंबर्स नहीं होंगे ऐसा नहीं है। सीक्रेटली, प्राइवेटली प्लेस कर सकते हो आप शेयर्स,
तो इसीलिए लिमिट क्या लगाई गई है 200, बिकॉज हियर वर्ड इज यूज्ड पब्लिक। अगर आप इस शब्द पे ध्यान दो तो यहां पे पब्लिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आप ध्यान दीजिए इस शब्द पे, क्या वर्ड लिखा है जरा बताना, पब्लिक। ये वर्ड क्या यूज किया, पब्लिक। इट मीन्स आप पब्लिक से सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते और सब्सक्राइब नहीं, बट प्राइवेट के लिए मना और किया है। क्या मना किया जरा बताना, बताओ जल्दी से, कि मैक्सिमम उसके ऊपर भी अपर कैप रहेगी। कितनी, जल्दी बोलो कितनी, फटाफट कितनी, 2000, 200, और 200 में भी कंडीशंस है। हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। 3 कंडीशन। नंबर 1, दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ OPC. Second one is joint shareholder shall be counted as single member. Condition number 3 is past plus present employee shall be excluded. अब देखिए, अब इधर इसमें क्रक्स में देखिए, प्राइवेट कंपनी इज इक्वल्स टू 3 कंडीशंस। प्राइवेट कंपनी इज इक्वल्स टू 3 कंडीशंस इन AOA. PRL, PRL मतलब PRL means what? Prohibition, restriction, limit. क्या बोला मैंने, जोर से बोलो, PRL. P for R for L for okay. Private limited plus 2 member plus 2 director. That is the crux. Director का सेक्शन बताइए, come on fast. Director 149 के तहत प्राइवेट कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम मेंबर, मिनिमम मेंबर। अब यहां पे तेज से आंसर देना है, मिनिमम मेंबर, मिनिमम डायरेक्टर, डायरेक्टर का सेक्शन, मेंबर का सेक्शन, ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन, MOA का सेक्शन, AOA का, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ओके, NGO NPO, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओके, डेफिनेशन, मिनिमम मेंबर, MOA, AOA, ओवरराइडिंग इफेक्ट, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, NPO, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ MOA, 10, 11 अब इस दुनिया में, सेक्शन 12, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA, ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA, सेक्शन 455। वेरी गुड। अब क्विक एंड फास्ट लास्ट टाइम रिवाइज करवा रही हूं, ध्यान से सुनिए। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें, कितने तरीके की कंपनी होती है? वन इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है? सेपरेट एक्ट पास्ड बाय, सेपरेट एक्ट पास्ड बाय, सेपरेट एक्ट पास्ड बाय, फॉर एग्जाम्पल ICAI, ICSI, ICMAI, LIC, ETC, ठीक है। और रजिस्टर्ड कंपनी आर दोज कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर previous company law. Unregistered companies are those company which are not registered under companies act. क्या वाइंडिंग अप पॉसिबल है इनकी अंडर कंपनीज एक्ट 2013? क्या वाइंड अप कर सकते हैं? ओके उसी के साथ साथ अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कंपनी बता सकते हैं 3 तरीके की। नंबर 1 इज अ सेक्शन 8 कंपनी, जिसका उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा, NGO या फिर क्या बोल सकते हैं NPO। सेक्शन 8 के बाद उसके बाद एक होती है नीडी कंपनी, दीदी कंपनी, दीदी कंपनी। क्यों? क्योंकि दीदी मिलके पैसे डालती है मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नीडी कंपनी। क्या बोलते हैं? एक होती है प्रोड्यूसर कंपनी। क्या बोला मैंने? प्रोड्यूसर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। नंबर 1 लिमिटेड बाय, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी पूरी, वो लिस्ट निकालिए जल्दी से, फटाफट से लिस्ट निकालिए, क्योंकि उस लिस्ट के आधार पे हमें आगे क्लास को कवर अप करना है। जल्दी लिस्ट निकालिए फटाफट से, कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी। और जिन बच्चों के पास बुक है वो आगे पढ़ के आ सकते हैं, वो आगे पढ़ के भी आ सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, प्लीज कम हियर। मिनिमम मेंबर्स
अच्छा सेक्शन 2 को क्या बोलते हैं? कम ऑन रिप्लाई फास्ट. सेक्शन 2 इज द इंटरप्रिटेशन. ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन. All definitions are defined under section. Okay, minimum member in section. Minimum director. Registered office. MOA. Procedure. Effect of registration. Okay, overriding effect. Alteration of MOA. Registered office. अब देखो आप बहस उड़ा रहे हो. अच्छा सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस. सेक्शन 13 ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए. सेक्शन 14 सेक्शन 11 ओमिटेड. क्या बात है, ये है रटने वाले बच्चे. भाई बिना रटे थोड़ी ना काम चलता है. ये देखिए इधर, अब एक क्रक समझिए जरा. हेलो इधर आ जाइए. Hello, hello. Shh, keep quiet, please. Please, no talking. No talking. मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही हूं. मान के चलिए एक प्राइवेट कंपनी है. क्या है? उसे पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट्रेशन इन एओए. क्या बोला मैंने? ऑल्ट्रेशन इन एओए. फिर से बताइए. ऑल्ट्रेशन इन एओए. सेक्शन बता दो जल्दी से. बस वही है स्क्रीन पे आप देखो. ये देखो अगली क्लास में यही पढ़ने हैं. अगली क्लास की छुट्टी मत कर लेना. सेक्शन नंबर 14. कौन सा पिक्चर में? सेक्शन नंबर 14. इसका मतलब ये क्या कह रहा होगा? अगर प्राइवेट कंपनी कभी भी किसमें कन्वर्ट करनी है? पब्लिक में. तो कौन सा सेक्शन का पालन करना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 14. ठीक है. आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास ब्रेक के बाद है और इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे. स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में छुट्टी करने की कोशिश मत करना, बेस खराब हो जाएगा. अब ब्रेक है आपका, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है.